बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। कहते हैं कि जी किसी भी मुल्क की सालमियत के लिए, खुद मुख्तारी के लिए, उसकी बका के लिए उसका दिफा बड़ा ज़रूरी होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम फ़ख्र महसूस करते हैं ये कहते हुए कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, हमारा दिफा मजबूत हाथों में है। लेकिन किसी भी मुल्क की सॉवरेंटी के लिए जो बहुत सारे सतून हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा सतून, बहुत अहम पिलर जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी भी होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसकी जानिब कभी तवज्जो ही नहीं दी गई है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, एक ज़रई मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद गाहे बगाहे मुख्तलिफ हम बहरान देखते हैं। कभी चीनी का बहरान आ जाता है, कभी गंदम का बहरान आ जाता है। फूड शॉर्टेज जो है उसकी तरफ कहीं तवज्जो हमें नज़र नहीं आती है। मुख्तलिफ हुकूमतें आईं, मुख्तलिफ हुकूमतें गईं, लेकिन जो इशूज़ हैं वो वहीं के वहीं हैं। ज़रई मुल्क होने के बावजूद हमारा एग्री सेक्टर जो है वो हमेशा ही किसी ना किसी दबाव का शिकार रहता है। बहुत सारे बहरान जिनका हम जिक्र करते रहते हैं, उस पर शायद मीडिया पर भी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि बहुत सारे और इश्यूज़ जो हैं वो हमारे अवामी इश्यूज़ को हाईजैक कर लेते हैं। आज एक ऐसा ही एक बड़ा इशू आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिलाई करता है ऑयल सीड्स की इंपोर्ट पर, चाहे वो सोयाबीन्स हों, ऑलिव्स हों, पाम हो, कैनोला हो या वगैरह वगैरह। अब ऑब्वियसली ये जब इंपोर्ट होते हैं पाकिस्तान में तो इनसे खुर्दनी तेल निकाला जाता है। और साथ ही साथ सोयाबीन की अगर हम बात करें तो आजकल जो इशू जो मीडिया में कुछ दिनों से हाईलाइट होना शुरू हुआ है, जो कि पिछले एक महीने से इशू चलता आ रहा है, वो ये कि पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया, हमारे जो सरमायाकार हैं उन्होंने इंपोर्ट किया कैनोला और सोयाबीन्स इंपोर्ट किए। अब इसमें बहुत सारे जहाज़ जो अभी आने हैं, कुछ वेसल्स पहुंचनी हैं, रास्ते में हैं, और कुछ ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, पाकिस्तान कराची पोर्ट पर मौजूद हैं, लेकिन उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही है। अब ये एक ऐसा इशू है जो कि अगर ये कहा जाए कि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप की नज़र हो गया है तो गलत नहीं होगा। बहुत सारे हमारे इश्यूज़ हमारे अपनी जो हैं वो पैदा किए हुए होते हैं। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मिजरी का हम जो है वो खुद को शिकार कर लेते हैं। अब अगर इसी पे डिटेल्स ऑब्वियसली आपके साथ चलना भी शुरू हो जाएंगी, पहले तो हम आपको बताएं कि ये मामला क्या है। ये 9 बहरी जहाज़ जो कि मैंने बताया कि कुछ रास्ते में हैं और 2 के हवाले से ये जो खबर है कि वो पहुंच चुके हैं। तकरीबन 445 मिलियन डॉलर्स की ये इंपोर्ट की गई, जिसमें कैनोला भी है और जिसमें सोयाबीन्स भी हैं। अब ये ऐसा मामला है कि जिसमें अगर हम पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उठाकर देखें तो हमें ये रेगुलरली इनकी इंपोर्ट नज़र आ रही थी। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान जो है वो सोयाबीन तकरीबन 2 मिलियन टन सालाना पिछले 8 साल से रेगुलरली जो है वो इंपोर्ट कर रहा है यूएसए से और ब्राज़ील से। इसके साथ अगर कैनोला की हम बात करें तो 1 मिलियन टन कैनोला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से सालाना इंपोर्ट किया जा रहा है पिछले 20 सालों से, कनाडा से, ब्लैक सी से और ऑस्ट्रेलिया से। सो ये कोई एक ऐसा मामला नहीं है कि जो आज पैदा हो गया। ये पिछले 20 सालों से मैंने आपको बताया और 8 सालों से जो कि कैनोला की और सोयाबीन्स की इंपोर्ट हो रही है रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर क्लियरेंस क्यों नहीं मिल रही? कराची पोर्ट पे जो जहाज़ आ गए हैं वो कहते हैं कि जी ये GMOs हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, सो इसके लिए बाकायदा हमें अप्रूवल जो है वो चाहिए। और अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फूड से बात करें तो वो ये मलबा, उनके कुछ अफसरान जो है वो ये मलबा डालते हैं क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री पर, वो ये कह के कि जो GMOs हैं ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं। और क्योंकि बायोसेफ्टी का, मुल्क की बायोसेफ्टी का एक बहुत बड़ा अहम ये हिस्सा है, सो आपको क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री जो है वो ही वाहिद एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो इसमें अपना किरदार अदा कर सकती है। उनकी तरफ से आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। ये जो हमारी बात हुई है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के कुछ लोगों से, उसमें ये जो है मलबा क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री पे डाला जाता है। हमने शहरी रहमान साहिबा से भी रब्ता करने की कोशिश की कि उनका मौक़िफ़ इस पर जान सकें। तारिक बशीर चीमा साहब जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी के वज़ीर हैं, उनसे भी रब्ता किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई जवाब नहीं मिला है। अब ये मामला क्यों इतना ज़्यादा संगीनी इख्तियार करता जा रहा है कि ये इन वजारतों को या इन हुक्मरानों को ये आज याद आया है कि ये GMOs हैं, सो इसलिए इनकी क्लियरेंस नहीं हो सकती। हालांकि इनको ये बहुत सालों से पता है। ये खुद ऐसे हुक्मरान हैं, ऐसे साहिबान हैं इसमें इन्वॉल्व, जो कि वॉशिंगटन USA के जब ये दौरा हो रहा था, जब ये मामला तय पा रहे थे 2018 में,
तो उन वफूद का हिस्सा रहे हैं, वहां जाकर बाकायदा इनको इस पर ब्रीफिंग दी गई है। ये खत भी इस वक्त एक आपके सामने चल रहा है। ये खत जरा प्रोड्यूसर साहब दिखा दीजिए। हाँ जी, 2018 9 अक्टूबर का, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से लिखा गया डॉक्टर वसीमुल हसन साहब को, जो कि उस वक्त फूड सेफ्टी कमिश्नर थे मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में। और इसमें बाकायदा ये मेंशन किया गया है कि आपके साथ जो हमारी बात हुई है, जो जीई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यानी जेनेटिकली इंजीनियर्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के हवाले से, उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स को जो है वो अब सामने रखा जाएगा। सो एकदम क्या हुआ कि जो बाकायदा राइटिंग में चीज़ें थीं उस पर यह कह दिया गया कि अब शायद बैठे बैठे एकदम ख्वाब से बेदार हुए, तो पता चला कि तो जीएमओज हैं, इस लिहाजा क्लियरेंस नहीं मिल सकती। अब अगर ये क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो इसके रिपरकशंस पे आ जाते हैं कि होगा क्या। एक तो ऑलरेडी जो वहां पर सीट पड़ा हुआ है वो पड़े पड़े खराब हो रहा है, इसमें सरमायाकारों का नुकसान है। इस मुल्क में गरीब आदमी तो पहले ही पिस रहा था, लेकिन अब सरमायाकारों के लिए भी ऐसी हालत यहाँ पर की जा रही है कि वो भी किसी काबिल ना रहे, उनका भी जितना नुकसान हो सकता है वो नुकसान हो जाए। अब इसमें सोयाबीन में जो एक तो बताया गया कि तेल एक्सट्रैक्ट होता है, कनोला से तेल एक्सट्रैक्ट होता है, आम घरों में इस्तेमाल होता है, लेकिन साथ ही साथ एक सोयाबीन मील बहुत अहम हिस्सा है मुर्गियों की खुराक का, गाय भैंसों की खुराक का। अब अगर ये ही नहीं बनेगा तो मुर्गियों की खुराक नहीं बन पाएगी, उसके बगैर मुर्गियों की फीड जो है वो तैयार नहीं हो सकती। और उससे क्या होगा कि पाकिस्तान की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है उसको एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है आने वाले दिनों में हम देखने जा रहे हैं। तो 2 महीने के बाद मुल्क में मुर्गी का गोश्त नहीं मिलेगा। ऑलरेडी महंगाई है, बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं। मैं यहां पर यह नहीं कह रही कि मुर्गी का गोश्त महंगा हो जाएगा, मैं ये कह रही हूं कि मुर्गी का गोश्त बिल्कुल नायाब हो जाएगा। फिर दूध की कीमत में 2 से 3 गुना जो है वो इजाफा हो जाएगा। खुर्दनी तेल की कीमत भी दुगनी हो जाएगी। फिर वो भी अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि वो भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा अगर इसी तरीके से ये वेसल्स जो हैं रोके गए, कराची पोर्ट ने इनको रिलीज ना किया। इस वक्त 3 से 7 लाख टन सोयाबीन जो पहले से खरीदा जा चुका है। ये भी याद रहे कि जो मुख्तलिफ ममालिक से आया है, यूएसए से, ब्राजील से, ब्लैक सी से, कनाडा से, वहां पर अदायगियां हो चुकी हैं। एक्सपोर्टर्स का कोई मसला नहीं है, उनको पैसे मिल चुके हैं। ये जो इंपोर्ट जिन्होंने किया है वो घाटे में जा रहे हैं और अल्टीमेटली पाकिस्तान की बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो इसका शिकार हो सकती हैं। सोयाबीन कुकिंग ऑयल की तैयारी में जैसे आपको बताया और मुर्गी की खुराक में इस्तेमाल होता है। फिर सोयाबीन की क्लियरेंस ना होने की वजह से अगले 1.5 से 2 माह में न सिर्फ मुर्गी का गोश्त मार्केट में नहीं मिलेगा, बल्कि दूध और कुकिंग ऑयल की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। अब इसमें जो बताने की बात यह है वो ये कि जो हमारी मिनिस्ट्री है नेशनल फूड सिक्योरिटी की, उनको बाकायदा तौर पर खतूत लिखे गए, वजीर साहब से मिलने का वक्त मांगा गया, लेकिन इस पर कोई तवज्जो ही नहीं दी जा रही है। और आने वाले दिनों में ये क्राइसिस अगर शुरू होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। आज इसी टॉपिक के हवाले से हम प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। मेहमानों का पहले तो आपसे तारुफ करवा दूं। चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। इंशान अली कांजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। मियां जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सदर हैं नेशनल बिजनेस ग्रुप के। और नवाबजादा शहजाद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप पेट्रन इन चीफ हैं ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के, और आप ही की एसोसिएशन की तरफ से वजीर साहब को ये खत भी लिखा गया था जिसमें इन तमाम चीज़ों से आगाह किया गया। आप सबका शुक्रिया, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मैं प्रोग्राम में। मैं अगर शहजाद अली खान साहब आप ही से आगाज़ करूँ, ये फरमाइएगा कि आपका ख़त जो है मिनिस्टर साहब को, इस मिनिस्ट्री को मैंने बड़ी तफसील से पढ़ा है, क्या अभी तक कोई राब्ता नहीं हो रहा है, कोई आप लोगों की कम्युनिकेशन शुरू नहीं हुई है कि आपको पता चल सके कि ये कब क्लियरेंस मिल जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है जितना खूबसूरती से आपने इस इशू को बयान कर दिया, उसके बाद मेरे तो बात करने की कुछ गुंजाइश ही नहीं रह गई। बहुत शुक्रिया। तो जी, अनफॉर्चुनेटली मेरा ख्याल है अभी तक मिनिस्ट्री जो है वो इस मसले की अहमियत को नहीं समझ पा रही, और हमारी बार बार की रिक्वेस्टों के बावजूद मिनिस्ट्री सेक्रेटरी साहब और मिनिस्टर साहब ने अभी तक इंडस्ट्री को मुलाकात का वक्त नहीं दिया। और जैसे आपने कहा कि ये हकीकत है, और मेरा ख्याल है 2 महीने तो दूर की बात है। देखें, ये एक पूरी चेन है। रोज की एक क्वांटिटी मुर्गी की तैयार होनी है 1.5 से 2 करोड़ मुर्गी,
और अगर वो तैयार होगी तो वो फटे पे जाएगी और बिकेगी जी। अगर वो नहीं होगी तो उसकी एक शॉर्टेज हो जाएगी। प्राइस अपनी जगह पे और शॉर्टेज अपनी जगह पे है। प्राइस इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि चीज शॉर्ट होगी और जो गरीब लोग होंगे वो नहीं खरीद सकेंगे और अमीर खरीद के ले जाएंगे। ठीक। इसके बाद दूध की शॉर्टेज हो जाएगी क्योंकि भैंसों में भी जो है वो एक जमाने में आप खल खिलाते थे, अब उसकी कैटल फीड साइंटिफिक किस्म की कैटल फीड बन गई है जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज कर गई है। ठीक है। उसके अलावा आपकी एक्वा फीड बनती है जिससे आपकी मछलियां, स्पेशली ये विंटर सीजन में मछली बहुत ज्यादा खाई जाती है पाकिस्तान के अंदर, तो ये एक फूड क्राइसिस हो जाएगा। और मैं आपको एक यकीन से कह देता हूँ, ये चौधरी अशरफ साहब चेयरमैन पीपीए बैठे हैं, ये मेरी इस बात को सेकंड करेंगे कि इस वक्त लोगों को इतना खौफ आ गया फार्मर्स को कि महीने बाद हमें मुर्गी की खुराक मिलेगी, 15 दिन बाद मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो जो डे ओल्ड चिक है उसकी प्लेसमेंट ही खत्म हो गई है। ठीक है। और जो उसकी कॉस्ट है वो 60 से 65 रुपए पर चिक कॉस्ट है और वो आज 10 से 12 रुपए का बिक रहा है बड़ी मुश्किल से। तो कुछ वो चेक जो है कुछ दिन वो ड्रम भी हुआ, यानी कि उसको ज़बा कर दिया गया, खत्म कर दिया गया वन डे ओल्ड चेक को, क्योंकि उसका खरीदार ही कोई नहीं था। और ये ना हो, ये अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने मोहतरम मिनिस्टर साहब को एक बात बताऊं और बकाया लोगों को ये बात बताऊं कि ये ना हो कि ये जिनका डे ओल्ड चेक है ये चेक को सड़कों पे छोड़ दें और गाड़ियों के टायरों के नीचे ये मरे आके। एक दफा ये हालत पहले भी हो चुकी हुई है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर गए। मैं देखिए मेरा कारखाना है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता 15 दिन बंद हो जाए या महीना बंद हो जाए, चले कुछ नुकसान होगा, कारोबार में तो नफा नुकसान होता रहता है, वो कारोबार का हिस्सा है। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि ये खुराक है बिल्कुल, और ये एक ऐसी चीज नहीं है जो पहली दफा पाकिस्तान में आई है। ये पिछले 20 साल से, जैसे आपने कहा, कनोला आ रहा है और पिछले 10 साल से सोयाबीन आ रहा है। और ये कहें कि जी ये छुपा के लेके आ रहे थे, ये जो हमारे साहबान मिनिस्ट्री ऑफ फूड, नेशनल फूड सिक्योरिटी के डीजी, कमिश्नर, ये सारे अमेरिका गए, उनसे बातें करके आए, उनसे मुआहदे करके बिल्कुल, वो मैंने लेटर देखा है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। पता है कि ये जीएमओ सीड आ रहा है, या तो ये हो ना कि ये एक अचानक कोई चीज आ गई हो और हमने कोई बड़ी वायलेशन की हो, और इन्होंने जो इम्पोर्ट परमिट है उसके नीचे भी लिखा है कि अगर ये सीड जो है ये इसमें कोई वायलेशन हुई किसी टर्म्स की तो हम इसको फ्यूमिगेट कर देंगे। वो एक खैर बहुत बड़ा रैकेट है इस मुल्क का, जो कभी इंशाल्लाह वक्त आने पे उस पर भी बात की जाएगी। चलिए हमारे और तो बात यह है कि ये उसको फ्यूमिगेट भी कर रहे हैं और इसको रिलीज भी कर रहे हैं। तो पता है कि एक मुल्क अमेरिका जो है या ब्राजील जो है वो कमर्शियली नॉन जीएमओ सीड प्रोड्यूस ही नहीं करता सोयाबीन, ठीक है। तो ये इतने तो लायल नहीं है ना, बिल्कुल 10 साल से। लेकिन ऑब्वियसली इस पे भी आते हैं कि क्या वजूहात हैं कि एक तो ऑलरेडी हम इतने क्राइसिस का शिकार होते ही हैं, लेकिन फिर हमारे यहाँ ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये यहाँ पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो आपस के इशूज हैं या कुछ और इशूज हैं, आई डोंट वांट टू से दिस ऑन एयर कि भाई वो हमारे यहाँ जो करप्शन की कहानियां हैं, रिश्वत है, क्या मामलात हैं, लेकिन इस पे जरा आते हैं। मैं आपने टू बी ऑनेस्ट हमसे कभी किसी ने आज तक इस मामले में पैसे नहीं मांगे हैं। अच्छी बात है, ये अंडरस्टैंडिंग का इशू हो सकता है। ठीक है। चौधरी साहब, इन्होंने ऑलरेडी बता दिया था कि पोल्ट्री इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस जो है वो नज़र आएगा अगर ये डिले होता है मजीद इस तरीके से। सो आपकी इंडस्ट्री के साथ ऑब्वियसली 15 लाख से ज़ायद अफराद का रोज़गार जो है वो वाबस्ता है। फिर उसके बाद हम पाकिस्तान में देखते हैं कि यहाँ पर तो आप बीफ और मटन की जो कीमतें हैं वो अवाम की वैसे ही कुव्वत ख़रीद से बाहर चली गई हैं, तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुर्गी के गोश्त पर ही इन्हिसार करते हैं। सो होगा क्या, बनेगा क्या आने वाले दिनों में? जी सादिया, अस्सलाम वालेकुम। इस बहरान पे तो आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर ली और शहजाद साहब ने बहुत सीड के हवाले से बहुत कह दिया। जहाँ तक मसला है ये पोल्ट्री सेक्टर का, हमारा पोल्ट्री सेक्टर 4 हिस्सों में तकसीम है। ये टर्न बाई टर्न इफेक्ट होगा। सबसे पहला जो है वो चूजे या पेरेंट फ्लाग पे इफेक्ट हो चुका है। चूजा 50-55 रुपए की कास्ट कर रहा है और वो 12 रुपए का बिक रहा है। उसमें भी 30 से 40% चूजा ज़ाया हो रहा है, वो नहीं डल रहा। उसकी मेन वजह यह है कि फीड मिल बनाने वालों के पास मटेरियल नहीं है, क्योंकि सोयाबीन और कनोला दोनों मिला के 33% फीड का इंग्रेडिएंट बनते हैं। ये दोनों इस वक्त अवेलेबल नहीं है। जो थोड़े बहुत पड़े हुए हैं वो इतने हाई कास्ट में चले गए कि उससे भी फीड बनाना मुमकिन नहीं रही। तो फीड मिलरों ने फार्मर को ये कह दिया कि हम नए चूजे की फीड का बंदोबस्त नहीं कर सकते।
चूज़ा डलना बंद हो गया, अब कुछ थोड़ा बहुत चूज़ा जो डल रहा है, तो ये चूज़े वाले इफेक्ट हो गए हैं। दूसरे नंबर पे फीड वाले इफेक्ट हो जाएंगे और तीसरे नंबर पे फार्मर इफेक्ट हो जाएंगे। आज से 25 से 30 दिन बाद मुर्गी अवेलेबल नहीं होगी, अगर होगी तो इतनी हाई कास्ट पे होगी जो शायद पब्लिक में मुश्किल से वो बर्दाश्त करेगी। असल 20 से 25 दिन में आप कह रहे हैं कि मुर्गी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो फिर क्या आवाम उसकी कीमत नहीं मिलेगी? अगर मिलेगी तो की तवक्को रखे? देखें, अभी भी जो मीडिया से फोन आ रहे हैं वो कहते हैं जी मुर्गी कितनी महंगी होगी, आज तकरीबन इसको 1 महीना हो गया। अभी मुर्गी इसलिए महंगी नहीं हो रही कि जिन लोगों के पास जो 35 दिन में या 40 दिन में फ्लाक मार्केट करते थे, वो फीड ना होने की वजह से 25 से 30 दिन में फ्लाक मार्केट कर रहे हैं। अंडरवेट माल मार्केट में आ रहा है, और ये 20-25 दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुर्गी या तो अंडरवेट बिकेगी या फिर वो इतनी हाई कास्ट में बिकेगी कि फार्मर को शायद वो बारे में नहीं आएगी और पब्लिक भी नहीं खाएगी। और फिर 1 महीने बाद जब चूजा जो आज नहीं डाल रहा वो गैप आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मुर्गी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और यही हाल डेयरी का है, क्योंकि डेयरी भी इस वक्त जो है ना 45 से 50% जो है वो उसमें वंडा जिसको कहते हैं वो सोयाबीन और कनोले से बनता है, उसमें भी उसका तकरीबन 20 से 25% होता है। वो भी नहीं बनेगा, वो भी नहीं तो बनेगा। ऑब्वियसली मुर्गी का गोश्त नहीं मिल रहा होगा, जो गाय भैंसों की खुराक है वो नहीं बन रही होगी, वो भी जो है नायाब होना शुरू हो जाएगा। दूध का आपने कहा नहीं मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स इसमें अंडे भी शामिल हैं, वो भी फिर नायाब हो जाएंगे। जी जाहिर है वो तो पोल्ट्री के साथ शामिल है, अंडे भी शामिल है। तो ये एक ऐसा गैप आ जाएगा कि अगर चूजा नहीं बिक रहा तो पेरेंट फ्लाक वाले अपने पेरेंट फ्लाक रोक लेंगे, कल करेंगे। जब पेरेंट फ्लाक कल कर लेंगे या वो बोल्ड कर देंगे, तो वो एक गैप, ऐसा गैप पैदा होगा कि उसके बाद उसको कवर करना इतना आसान नहीं है। अगर कल आज भी ये सोयाबीन हमें रिलीज कर भी दें, तब भी 1-1.5 महीने के लिए शॉर्टेज आएगी। तो मेरी दरखास्त है, तब भी आएगी, यानी कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो चुका है। बल्कि मुझे भी ये शहजाद अली खान साहब की बात याद आ गई, इन्होंने एक्वा फीड का भी जिक्र किया कि उसमें भी ये इस्तेमाल होता है, तो मछली भी जो है वो उस तरीके से नहीं मिल रही होगी। जिस तरह उन्होंने कहा कि सर्दियों के सीजन में वैसे ही पाकिस्तान में डिमांड मछली की भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं इस पे जरा दोबारा आती हूँ। निशान अली कांजी साहब खुद फूड सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, आप ये चीजें आप देखते आ रहे हैं, ये क्या वजूहात हैं कि हमारे यहाँ हर कुछ अरसे के बाद इस किस्म के इश्यूज उठते हैं, जिससे ऑलरेडी जो हम फूड क्राइसिस का शिकार होते हैं, जिससे ऑलरेडी हमारा एग्री सेक्टर इतने स्ट्रेस के अंडर काम कर रहा होता है, वो मजीद दबाव का शिकार होता चला जाता है। इस पे आपकी क्या एनालिसिस आपका? जी थैंक यू सादिया, आपने ये जो इशू उठाया है ये देखें एक बेसिकली 3-5 शिपमेंट का इशू नहीं है। ये जिस तरह प्राइवेट सेक्टर और ये इन्होंने अभी बात की, ये तो इशू है, लेकिन ये जो इशू है ये रिप्रेजेंट करता है एक बहुत बड़े इशू को हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट में, जहाँ पे गवर्नमेंट ने डायरेक्शन ही नहीं दे सकी है प्राइवेट सेक्टर को किस डायरेक्शन में ग्रो करना है। ये एडॉक मेजर्स हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा एडॉक बेसिस पे चलता रहा है, इस पे फोकस ही नहीं रहा है, और यही इशू है। देखें आज वो कह रहे हैं कि अगर इससे बायोडाइवर्सिटी का प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है जीएम से, तो ये तो एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है। आपने बहुत पहले एस्टैब्लिश कर लेना था कि आपको जीएम फूड वैल्यू चेन में चाहिए या नहीं चाहिए। उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, कुछ मुल्क यूज करते हैं जीएम क्रॉप्स, कुछ मुल्क नहीं यूज करते। आपको एक तरफ हो जाना है कि हमें यूज करना है फूड वैल्यू चेन में या नहीं यूज करना है। अब आपने एडॉक बेसिस पे यहां पे क्राइसिस क्रिएट हो गया है, जो ये बता रहे हैं। ये इशू हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में रहा है कि क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर कभी फोकस ही नहीं रहा किसी गवर्नमेंट का कि कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करें। अब आप देखें फीड मिल, पोल्ट्री इंडस्ट्री आपकी ग्रो कर रही है बड़ी रैपिडली। वो क्यों ग्रो कर रही है? क्योंकि ये दुनिया का उसूल है कि जब भी पर कैपिटा जीडीपी ग्रो करेगा किसी मुल्क का, वहां पे मीट एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि प्रोटीन की तरफ डाइट प्रोटीन का हिस्सा बढ़ जाता है। अब ये हमें हमारे वो जो गवर्नमेंट में जो प्लानिंग है वो है ही नहीं कि भाई वो बढ़ेगा तो पीछे फीड चाहिए आपको। फीड आप कहां से लाएंगे? फीड तो अगर आप लाएंगे तो सोयाबीन इंपॉर्टेंट एक प्रोटीन है जो फीड में जाता है। वो सोयाबीन तो है ही, ये लैटिन अमेरिका और यूएस में जीएम क्रॉप है।
अब आप या तो खुद ग्रो करें, पाकिस्तान में ऑयल सीड को तबाह कर दिया है, वो कभी उसको टेक ऑफ ही नहीं होने दिया। 1950 की दहाई से चल रहा है कि हम ऑयल सीड और ये ऑयल पाम ऑयल की तरफ जाएं, लेकिन कभी कोई इनिशिएटिव ने रिजल्ट ही नहीं दिया है। और हमारा देखें एक और मसला है कि इंपोर्ट ड्यूटी का स्ट्रक्चर आप देखें तो हमारे यहाँ पे 3 से 8% ऑयल सीड पे इंपोर्ट ड्यूटी है। चाइना और इंडिया को देखें आप, और चाइना बहुत बड़ा सोयाबीन का सबसे बड़ा दुनिया का इंपोर्टर है, क्योंकि वो अपनी पिग के और दूसरे एनिमल्स को फीड करने के लिए ब्राजील, यूएसए से इंपोर्ट करता है सोयाबीन, उसका भी ड्यूटी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है। तो आपने कभी लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट ही नहीं किया पाकिस्तान में ऑयल सीड के, और आप 100% रिलायंट रहे इंपोर्टेड पे। आज आप देख लें कि वो आपके मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज में भी आ गया है, जहां पे $4 अरब की आपकी इंपोर्ट है, जिसमें से 90% ये सोयाबीन है और पाम ऑयल है। तो ये इशू सादिया, ये सिर्फ इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ कंफ्यूजन का शिकार है, हमने करना है नहीं करना है ये। और आप सही कह रहे हैं, कभी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई हमने कि 10-20 साल में हम इम्प्लीमेंट इंपोर्ट कराने का। ये पहली दफा कि जी वो रिलीज नहीं हो रहा, डिले आ गया, उसका इशू नहीं है। ये हमारी एक हमेशा की कहानी चलती आ रही है। मैं इस पे आती हूँ, मियां जाहिद हुसैन साहब ये फरमाइएगा कि ये जो आपका सरमायाकार है जिसने पैसे दे लिए हैं, जिसने इंपोर्ट कर लिया है ये आपके ऑयल सीड्स, वो एक्सपोर्टर को पैसा जा चुका है, यहाँ पर पड़े पड़े उनका जो है वो कैनोला और सोयाबीन्स जो हैं वो ख़राब होते चले जा रहे हैं। इंपोर्टर्स का दिन हर गुजरते दिन के साथ नुकसान हो रहा है। और उसके अलावा आपने बाकी सबसे भी सुन लिया कि जो दीगर मुंसलिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस तरीके से इफेक्ट हो रही हैं। आने वाले दिनों में अवाम खुराक को लेके कैसे मुतासिर होंगे, क्या किसका कसूर है इसके अंदर? जी बहुत शुक्रिया आपने सादिया, बहुत अच्छा पहले आपने इसका इंट्रो दिया। बात यह है कि जो आपका क्वेश्चन है, इस सोयाबीन सीड जो है ये कोई आज से आ नहीं रहा, ये पहली दफा नहीं बिजनेसमैन ने या इन्होंने मंगवाया, ये 1992 से इसी जीएमओ की शक्ल में ही आ रहा है। और अब इसको यकायक रोक देना, मैं समझता हूँ कि ये एक अजीबोगरीब सी बात है और इसमें लोगों के साथ ज्यादती है। दूसरी बात ये कि हम सालाना तकरीबन कोई यानी ये जो पोल्ट्री गोश्त जो है ये कोई 50% हमारी टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमारी गोश्त की रिक्वायरमेंट है उसमें ये 50% है। और 1.3 अरब टन सालाना ये मुर्गी का गोश्त जो है ये हमें प्रोवाइड करते हैं, और 2 मिलियन टन अंडे जो हैं ये सालाना हम प्रोड्यूस करते हैं। अब इस मैग्नीट्यूड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद बाबू जो हैं वो अगर बैठ के इस किस्म के डिसीजन लेंगे तो वो मुल्क की तकदीर के साथ खेल रहे हैं और आम आदमी की तकदीर के साथ खेल रहे हैं। इस वक्त जो हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है गोश्त में, इसमें ये तकरीबन लेकिन मियां साहब एक बात बताइए, जैसे अभी शहजाद अली खान साहब ने चले कहा कि जी मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात करता हूं कि हमसे कभी किसी ने कोई पैसे तो मांगे नहीं, रिश्वत तो मांगी नहीं। तो ये जो चंद एक बाबू हैं ये क्या किस माइंडसेट के साथ ये ऐसे काम कर रहे होते हैं जिससे मुल्क का भी नुकसान हो रहा होता है, आवाम का भी नुकसान हो रहा होता है? क्या चीजें आड़े आती, नाअहली है, कैपेबिलिटी नहीं है, क्या मसाइल है? देखिए ये लिथार्जी है, नाअहली है और इनडिफरेंस है कि ये लोग ये समझते हैं कि जी बस हमने जो फाइल का पेट पूरा करना है बस वो पूरा कर दिया, और उसके अलावा इनकी कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि कोई मरे या कोई जिए या मुल्क की तकदीर के साथ खेले, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसा कि ये सब लोगों से मैंने सुना और शहजाद अली खान साहब ने भी बताया कि मिनिस्ट्री ने अभी तक इनसे राब्ता ही नहीं किया। तो ये जो छोटे छोटे बाबू वहां पे प्रोसीजरल चीजें लेके बैठे रहते हैं, उनका काम ही है नुक्ते निकालना। जैसे वो एक वजीर को बादशाह ने लगाया था ना कि भाई तुम लोगों और अपना समुंदर की लहरें उसने गिननी शुरू कर दी थी, कि जहाज रोक दिए थे कि भाई मेरी इसमें मैं लहरें गिनता हूँ तो उससे फर्क पड़ता है। तो ये पाकिस्तान में भी ये लोगों को असल में ये मिनिस्ट्रीज और ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं इनका काम है इंडस्ट्री को, सनत को प्रमोट करना, गरीब आदमी के लिए काम करना, उसको फैसिलिटेट करना। उसको फैसिलिटेट करने की बजाय और उसके लिए रास्ते तलाश करने की बजाय ये लोग ये ऐसे रास्ते तलाश करते हैं कि जिससे लोगों का काम बंद हो, जिससे रुकावट पैदा हो। अब ये बात जो है कि इसके लिए इनको लाइसेंस चाहिए या एनओसी चाहिए, तो ये तो 30 साल से ये काम हो रहा है। इनको चाहिए था कि अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है या इसमें कोई रेगुलेशन है तो उसको अगले साल से नाफिज करें। अब इसके ऊपर अगर ये अभी से इसको नाफिज कर रहे हैं तो 22 अरब रुपए का ये इस वक्त सोयाबीन वहां पे पोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अच्छा, इसमें जो शॉर्टेज का ताल्लुक है, अगर अभी आप देखेंगे तो मुर्गी की प्राइस जो है वो तेजी से नीचे आ रही है। उसकी वजह यह है कि लोग डर गए हैं कि हमारे पास जो मुर्गी मौजूद है उसके लिए हमारे पास फीड अवेलेबल नहीं होगी।
तो इस वजह से वो मुर्गी को थ्रो अवे प्राइस पे बेच रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में जो है उसको तो निकालते हैं, बिल्कुल शॉर्टेज होगी तो नई क्रॉप्स जो है या नए उसमें जो डाल नहीं रहे हैं चिक्स जो है, तो उसकी वजह से ये यकीनन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और ना सिर्फ ये इसके मुर्गी के ऊपर आएगी, अंडों के ऊपर आएगी, बल्कि इसके ऊपर भी आएगी ये जो हमारा ये जो दूसरे फॉर्म्स हैं, फिश फॉर्म्स हैं, और इसके ऊपर भी ये सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। और ये इसमें कई प्रोग्राम्स और ऑयल का भी, एडिबल ऑयल का भी जो हम जिक्र कर रहे हैं। एडिबल मुझे एक ब्रेक के लिए कहा, ठीक है, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक ले लें और उसके बाद हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। जो मुल्क में हमें एक बहरानी कैफियत नज़र आ रही है, जिसमें अभी हम बात कर रहे थे अपने मेहमानों से कि आने वाले दिनों में मुर्गी दस्तयाब नहीं होगी, अगर होगी तो फिर उसकी कीमत इतनी होगी कि वो आवाम की कुव्वत ख़रीद से वैसे ही बाहर हो जाएगी। फीड इंडस्ट्री जो है वो मुतासिर होगी, फिश फार्म्स जो हैं, पोल्ट्री फार्म्स, डेयरी सेक्टर, सभी का सब तबाह जो है वो होता चला जा रहा है। और हमारे मेहमानों का इस बात पर भी एक मौक़िफ़ सामने आया, वो ये कि ऑलरेडी जो डिले हो चुका है, अगर ये आज भी रिलीज़ किया जाता है तो उसमें भी जितना नुकसान होना था वो हो गया और उसको भी टाइम लगेगा वहाँ से आप को वापस आते आते। मैं यहाँ पर कुछ मेहमानों पे जाने से पहले कुछ अवामी व्यूज़ हैं, हम वो ज़रा सुनाना चाहेंगे। जैसे अब आपके सबके इल्म में है कि जो बीफ है या मटन है उसकी कीमतें इस कदर बढ़ गई हैं, मुल्क की जो मईशत की सूरत हाल है वो इतनी ज़्यादा है कि अवाम बहुत मुश्किल के बाद भी अगर कहा जाए कि मुर्गी के गोश्त पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। बीफ मटन कुव्वत ख़रीद से बाहर है और मुर्गी के गोश्त को ही लेकर जो इस वक्त मुल्क में महंगाई है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, जो हमारी टीम्स हैं, उन्होंने बात की इन लोगों से। ज़रा चलाइएगा, सुनाइएगा आवाम के क्या इस पर तासुरात हैं। मुर्गी नहीं लाई है मोटे ने, असि माड़े बंदा से नहीं खरीद सकते। हाँ, मुर्गी लैन लगे साधन सामने ही है, दिन ब दिन महंगी हो रही है, गरीब आदमी की पहुंच तो दूर हो रहे हैं। फीड नहीं आ रही मुर्गी की, इस वास्ते मुर्गी महंगी बहुत हो रही है। यही सिलसिला जा रहा है, कराची बंदरगाह से भी मसला नहीं, मुर्गी की फीड नहीं पिछों आ रही, इस वजह तो मुर्गी महंगी हो रही है। मुर्गी भी शार्ट है तो फीड भी शार्ट है। अब मुर्गी महंगी है तो मुर्गी सस्ती होती है तो जब खा लेते हैं, एक दिन कुछ रेट है, दूसरे दिन कुछ रेट है, कितना आदमी किस दिन कितना लड़ाई करेगा, क्या करेगा। सामने ही है 400 रुपये किलो मुर्गी है, कान 200 रुपये किलो होती थी। गरीब बंदे के लिए मुश्किल हो गया ये निज़ाम। चिकन तो वैसे भी महंगा, सर्दियाँ आ जाती हैं, शादी का सीजन हो जाता है, महंगा हो जाता है। चिकन क्या, हर चीज महंगी हो रही है। इस महंगाई ने तो हमारी कमर तोड़ दी है। अंडे हो गए, मुर्गी हो गई, आम बंदा इतना नहीं कमा सकता डेली बेसिस पे खा सके। अंडे मुर्गी बहुत महंगी है। मुर्गी इतना महंगा कौन लेगा, गरीब बंदा कहाँ से लेगा मुर्गी। जी, तो ये अवाम के व्यूज़ हैं। ऑब्वियसली कहते हैं कि जी मुर्गी खा लेते थे लेकिन अब तो मुर्गी जो है वो ही इतनी महंगी हो गई है। सो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरीके से हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि आने वाले दिनों में एक तो मिलेगी ही नहीं, और अगर कहीं मिल भी गई किस्मत से तो फिर उसकी कीमत ऐसी होगी कि अवाम वो नहीं खा सकेंगे, नहीं ख़रीद सकेंगे। शहजाद अली खान साहब, अभी जो हम वजारतों की बात कर रहे थे, जो फेडरल मिनिस्ट्री है नेशनल फूड सिक्योरिटी की, वो ये मामला डालती है क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री पे कि उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। आपने यहाँ तो ख़त लिखा है नेशनल फूड सिक्योरिटी की वजारत को, वजीर साहब से आपने वक्त भी मांगा है मिलने का, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। क्या क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में भी कोई इस किस्म की बात हुई है आप लोगों की तरफ से? जी देखें, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज फुली कोऑपरेट कर रही है। अच्छा। और उन्होंने फास्ट ट्रैक पे इस प्रोसेस को चला दिया है। ठीक है। बट इट विल डेफिनेटली टेक मोर टाइम। ऐसे नहीं है कि वो इनको घंटों में इसको मसले को हल कर सकती है। लेकिन मेरा तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि पिछले 15 साल से जो एक काम हो रहा है और वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है, आप उसमें टेक्निकल नुक्ता निकाल के और उस काम को रोक दें, वो आप 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए टेम्परेरी अलाउ करते हैं। और इन द मीन टाइम मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो शहरी रहमान हमारी बड़ी कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं। अभी आपने देखा कि COP27 में कैसी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, और वी हैव वन ऑफ द बेस्ट सेक्रेटरीज आसिफ हैदर शाह, और वो बेचारे अपनी जगह पे लगे हुए हैं।
अगर ये COP27 ना होता तो शायद अब तक उन्होंने इसको थ्रू कर देना था। लेकिन डेफिनेटली उनको भी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की सपोर्ट चाहिए होगी ऑन दिस इशू। वो अकेले तो कमर्शियल इशू को नहीं हैंडल कर सकते ना जी। तो जब तक ये सारे मिनिस्ट्रीज ऑन बोर्ड नहीं होंगी ऑन दिस नेशनल इशू, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज अकेला शायद इस सब्जेक्ट को टेकअप ना कर सके, और टेकअप कर ले तो इतनी सपोर्ट ना ले सके। मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि ये जो GMO का झगड़ा है, ये कोई सोइंग सीड नहीं है, ये फॉर फीड है, फॉर प्रोसेसिंग है, फॉर फूड है। जबकि पाकिस्तान ने GMO कॉटन जो सोइंग पर्पज के लिए वो अलाउ की हुई है। अच्छा। और 2008 से अलाउ की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान इज अ टोटली GMO फ्री कंट्री। ठीक है। और वो मुल्क जिनमें GMO बड़ी सख्ती से मना है, यूरोप हाईएस्ट इंपोर्टर है सोयाबीन मिल का, GMO सोयाबीन मिल का। ठीक है। ठीक है। दुनिया में कमर्शियली ट्रेड ही नहीं होता नॉन GMO सीड। तो और दूसरी आपको गुजारिश करूं कि ये सबसे पहले सोयाबीन सीड हुकूमत पाकिस्तान ने खुद मंगाया है। अच्छा, यानी ये जो अभी हम इंशान अली खान जी साहब भी बात कर रहे थे कि आप डिसाइड कर लें, हुकूमत डिसाइड कर ले वंस एंड फॉर ऑल कि आपने जाना है GM क्रॉप की तरफ या नहीं जाना। तो आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी आप कॉटन को कॉटन में GM क्रॉप की आपने सीड की फॉर सोइंग इजाजत दे चुके हैं। यानी ये पिक एंड चूज ना करें जी। अब तो आपके जो पेस्टिसाइड लॉबी हैं वो उन्होंने अपना होल्ड किया हुआ है। आप मकई में भी इजाजत दें, आप बाकी चीजों में दें, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आएगी, आपकी यील्ड एवरेज प्रोडक्शन बढ़ेगी। आप वैसे ही देखें, दुनिया जो है वो एक फूड सिक्योरिटी की तरफ जा रही है। बिल्कुल। अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स को जैसे भी है, आप देखें वहाँ पे कतर वालों ने जो थी दूध के लिए रिक्वायरमेंट जो थी, भैंसे एयरलिफ्ट की हैं। तो उन्होंने कहा कि हम हर मुल्क अपने मुफाद को, अपनी आवाम की जरूरियात को सामने रखते हुए फैसले करता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? आबादी है और ग्रोइंग आबादी है हमारी, अपना पॉपुलेशन ग्रोथ इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। आप उस दौरान में कोई फैसले ना करें और उसके नतीजे में जो है वो कौम हायर प्राइस पे करे। इन्फ्लेशन जो है वो ऑलरेडी आसमान से जा चुकी हुई है। इस मौसम में, इस हालात में तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई सहूलत पैदा करे ताकि कीमतें नीचे आए। अच्छा, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई GM के हवाले से कि ये ठीक है, मैं टाइम भी थोड़ा कंप्लीट कर लें, मुकम्मल कर लें, फिर मैं चौधरी साहब जो शॉर्टेज है इस सारी की कीमत जो है वो कौम ने देनी है चीजें महंगे होने की सूरत में। वो अगर समझें कि किसी सरमायादार ने या किसी फैक्ट्री ने देनी है, तो वो जो बंदा ये समझ रहा है वो गलतफहमी का शिकार है। आपकी मुर्गी पिछले 10 दिन 12 दिन में 50 से 60 रुपए किलो महंगी हो गई है। बिल्कुल। अब वो जो महंगी हुई है, आपकी पोल्ट्री फीड की कीमत 1000 रुपए बोरी पर बैग इंक्रीज कर गई है। तो उसकी कीमत किसने देनी है? उसकी कीमत गरीब लोगों ने देनी है, 25 करोड़ आवाम ने देनी है। सही कह रहे हैं। अपनी आवाम की, अपने मुल्क की जरूरियात को सामने रखते हुए हर मुल्क फैसले करता है, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा ही हिसाब चल रहा है। चौधरी अशरफ साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो शहजाद साहब ने की है, जरा उस पर आपका भी मौक़िफ़ चाहूंगी कि ये क्या वजह है कि फिर कुछ कहीं पर आप इजाजत दे रहे हैं, कहीं पर नहीं। ये कुछ वेस्टेड ग्रुप्स हैं, कुछ किसी खास शख्सियात के या कुछ खास इंडस्ट्रीज के वेस्टेड इंटरेस्ट को सामने रखकर फैसले किए जा रहे हैं, क्या वजह है? सादिया, मेरा असल में ताल्लुक जो है ना पोल्ट्री फार्मिंग से या पोल्ट्री इंडस्ट्री से है। ये इंपोर्ट के मामलात को शहजाद अली खान साहब ने बेहतर वो कर दिया है। लेकिन अगर यहाँ कॉटन GMO आ सकती है तो मक्की क्यों नहीं आ सकती और सोयाबीन क्यों नहीं आ सकती? मैं जो दूसरी बात करना चाहता था वो ये है कि आपने अवाम के तासरात तो लिए हैं, लेकिन अगर पोल्ट्री से रिलेटेड लोगों के तासरात लेंगे तो वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। वो परेशान है कि हमारा पोल्ट्री फार्मिंग, फीड मिलर और हैचरियों वाले, उसके बाद एक स्ट्रीट स्टार्टरिंग आती है जो जगह जगह दुकानें बनी हुई हैं, तो उसके लिए भी एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ एक्सपोर्ट होता है, यहाँ बीफ एक्सपोर्ट होता है मशरिक़ वस्ता में, और वो टोटल जो है ना वो फार्मिंग होती है उसकी। उस फार्मिंग के बाद और ये डेली बेसिस जो होता है, ये नहीं कोई छोटी मोटी, बहुत ज़्यादा होता है, वो भी जो ज़र मुबादला आ रहा है उस पर भी असर पड़ेगा। और इसके लिए हमने, शहजाद अली खान ने भी लेटर लिखे, मैंने सारी मिनिस्ट्रियों को खत लिखे और मैं जाके खुद मिलने की भी कोशिश की है, मेरी चीमा साहब से मुलाकात भी हुई है, लेकिन
हमें कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं दिया गया कि क्या होगा। मिले जरूर है वो, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इसका कोई हल नहीं है हमारे पास। वो तो मानने के लिए तैयार है कि GMO किसी सूरत जो है ना अलाउ ही नहीं करेंगे। तो जब ये पहले से ही आ रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है, तो अच्छा वो कह रहे हैं कि किसी सूरत अलाउ नहीं करेंगे। तो नहीं, ये उन्होंने कहा है, लेकिन उनको शायद उस वक्त ये पता नहीं था कि एक लाइसेंस के थ्रू हो सकता है, या मैंने उनको नहीं कहा कि ये पिछले 10 साल से आ रहा है। तो ये तो अभी शहजाद अली खान ने उसकी वजाहत कर दी कि 10 साल से 15 साल सोयाबीन आ रही है, 15-16 साल से कैनोला आ रहा है। ये तो काफी अरसे से, काफी सालों से चल रहा है मामला, और फिर जो आ चुका है उसको तो अलाउ करें ना। उसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर इस पर कोई प्रॉपर एक कोई स्ट्रैटेजी, कोई लायामल फ्यूचर के लिए तश्कील दे सकते हैं। लेकिन जो पड़ा नुकसान हो रहा है वहां पर रोजाना की बुनियाद पे, उसका तो कोई हल निकालें। टाइम मेरे पास थोड़ा है, तो मैं माजरत में इंशान साहब और मियां साहब की तरफ जाऊं, जरा क्विकली उनका भी जवाब ले लूं। टाइम क्योंकि मेरे पास थोड़ा है, मेरे पास लिमिटेशन है वक्त की। इंशान साहब आप क्या कहेंगे इस पे? लास्ट कमेंट आपका और फिर मियां साहब का। जी सादिया, मैं तो यही कहूंगा, देखिए जिस तरह से इंडस्ट्री एसोसिएशन वाले कह रहे हैं आपके यहाँ पे शो पे कि ये पिछले कई सालों से आ रहा है, अब वो आ रहा है, ये एक एडहॉक डिसीजन है इसको रोकने का। जी कहाँ रुका है एग्जैक्टली, किधर क्या इशू है, कौन सा लाइसेंस है, कौन सी सर्टिफिकेट है, क्योंकि पाकिस्तान में तो बायो सेफ्टी रूल्स हैं 2005 के, और वो नेशनल बायो सेफ्टी कमेटी है। अब वो तो डिटेल्स इन्हीं को पता होंगी या मिनिस्ट्री साइड पे पता होगी, लेकिन मैं तो आपको मतलब ओवरऑल इशू बता रहा हूँ। इशू ये सिर्फ इन शिपमेंट्स का नहीं है, इशू हमारा है कि हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी चाहिए, जिस मतलब फिर ये इश्यूज इस तरह के नहीं आए हमारे पास। क्योंकि ये तो देखे ना, क्राइसिस एक क्रिएट हो गया जिस तरह से बताया जा रहा है पोल्ट्री में। अब ये फार्मर को भी अफेक्ट करेगा और वो पूरी वैल्यू चेन को अफेक्ट करेगा डाउन टू द रिटेल लेवल। तो इसलिए ये इसको हमको बड़ा वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी एग्रीकल्चर पे हमको बनाने की जरूरत है, जहां पे ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स, GMO का एस्पेक्ट है, वो पूरी वैल्यू चेन डेवलप करने का है, फ्रॉम सीड सिस्टम को हमको देखना है, हमारा सीड एक्ट को देखना है वगैरह। तो वो सारी चीजें करने की जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर तो आई डोंट थिंक इस तरह के क्राइसिस सिचुएशंस खत्म होंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। खड़ी हुई है, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि फूड सिक्योरिटी को लेकर वी डू नॉट हैव एनी रिस्क असेसमेंट सेक्टर इन पाकिस्तान। मियां जाहिद हुसैन साहब, लास्ट कमेंट। बिल्कुल नहीं है, और ये तो सॉरी ये तो अभी सिर्फ आप ये सोयाबीन की बात कर रही है, ये तो आगे व्हीट पे भी आने वाला है। जी 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 देखिए जी, इसमें मैं लास्ट कमेंट्स दे दूं आपको। इसमें हमने अवाम के व्यूज हमने ले लिए, मगर इसमें मैं आपको बता दूं कि 15 लाख लोग जो है पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता है, और 2,500 अरब रुपए की इसमें इन्वेस्टमेंट है इस इंडस्ट्री के ऊपर। अब इसका हल ये है, मैं समझता हूँ कि जैसे अभी शहजाद अली खान साहब ने भी कहा, इसमें ECC की मीटिंग बुलानी चाहिए अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर, और ECC में इस मैटर को पुटअप करके और वहां से इसकी क्लियरेंस लेके और फौरी तौर के ऊपर इसको क्लियर करना चाहिए, ताकि ये जो मुल्क में एक पैनिक की सिचुएशन पैदा हो गई है ये खत्म हो, और ताकि और लोगों को ये तसल्ली हो जाए कि जी हम इसमें फूड सिक्योरिटी में और इसमें सप्लाई चेन में प्रॉपर हम लाइन पे आ गए हैं, ताकि ये फिर इसमें आगे जो आपके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं और लोग मनी मेकिंग करते हैं, ताकि वो भी मनी मेकिंग ना हो और आवाम के लिए भी इसमें सहूलत पैदा हो सके, वो भी ना। राइट, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मियां जाहिद हुसैन साहब, इंशान अली कांजी साहब, चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब और नवाबजादा शहजाद अली खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।